जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बुद्ध और उनका धम्म। ये जो किताब है, इस किताब में बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। तो इसकी जानकारी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बाबा साहब ने ये जो ग्रंथ लिखा है और इस ग्रंथ के कितने सारे भाग हैं, कितने सारे अंग हैं, ये हम जानने का प्रयास करने वाले हैं। तो दोस्तों तो पहले हम इसका परिचय लेंगे, किस तरीके से ये जो बुद्ध और उनका धम्म की रचना की गई है। तो दोस्तों ये जो प्रमुख खंड है, प्रथम खंड इसे माना जाता है। तो प्रथम खंड में हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व किस प्रकार से बुद्ध बने। उसके बाद द्वितीय खंड में आता है धम्म दीक्षाओं का आंदोलन। उसके बाद आता है तृतीय खंड ने बुद्ध ने क्या सिखाया। उसके बाद चतुर्थ खंड में धर्म और धम्म की परिभाषा बाबा साहब ने इसमें की है। उसके बाद आता है पंचम खंड में संघ के बारे में बाबा साहब इसमें बताते हैं। षष्ठम खंड में बाबा साहब भगवान बुद्ध और उनके समकालीन के बारे में बात रखते हैं। उसके बाद सप्तम खंड में बाबा साहब महान परिव्राजक की अंतिम चारिका क्या थी इसके बारे में बताते हैं। और अष्टम खंड में महामानव सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में बाबा साहब यहाँ पे बताते हैं। और उसके बाद समाप्ति है। तो लगभग ये दोस्तों 8 खंडों में, अष्टम खंडों में विभाजित धर्म ग्रंथों को, इस धम्म ग्रंथों को हम आज से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश करें। तो दोस्तों इस बुद्ध और उनका धम्म समझने के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। इसको सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये इंफॉर्मेशन आपको, आप किताब पढ़ते हैं उसके बाद, पढ़ने के बाद आपको उसके ऊपर सोचना पड़ता है। लेकिन अक्सर भारत के जो भी बुद्धिस्ट अनुयायी है दोस्तों, तो वो अक्सर ये किताब पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये किताब, बहुत सारे लोगों को ये किताब याद है, वो ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन इसको समझना एक महत्वपूर्ण बात है। और आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों लगभग आज हम प्रथम खंड में प्रवेश कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व से लेके बुद्ध कैसे बने, इसका टोटल 7 भाग है दोस्तों। तो इस 7 भाग में ये जो जन्म से प्रवज्जा है, उसके बाद दूसरा भाग है सदा के लिए अभिनिष्क्रिमण है, तीसरा भाग नए प्रकाश की खोज है, उसके बाद बुद्धत्व तथा नया मार्ग का भाग है, इसके बाद चौथे भाग में बुद्ध तथा नया मार्ग है, 5वें भाग में बुद्ध तथा उनके पूर्ववर्ती है, छठे भाग में आपको बुद्ध तथा उनके समकालीन नजर आते हैं। तो ये जो सारी बातें हमने देखी है पहले, वही है। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बोधिसत्व कैसे बने। तो प्रथम भाग में हमारे इस प्रथम भाग में ये पढ़ने को मिलता है कि जन्म से लेकर प्रवज्जा तक का भाग है। तो पहले ही बाबा साहब ने उनका कुल बताया है। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी से ही पहले हम जाते हैं तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में ऐसा कोई सर्वसंपन्न ऐसा कोई एक राज्य नहीं था। देश के विभिन्न छोटे बड़े राज्यों में ये सब बटा हुआ था। इनमें से किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी पर किसी एक राजा का अधिकार ही नहीं था। तो जो राज्य किसी राजा के अधीन था उसे, उनकी संख्या 16 थी, उन्हें जनपद कहा जाता था दोस्तों। तो इनमें से आते हैं अंग, मगध, काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मल्ल, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज। तो इन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न थे। वो थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामाग्राम के कोलिय, अल्लकप्प के बुली, केशपुत्र के कालाम, कलिंग, पिपलवन के मौर्य तथा भग्ग, जिनकी राजधानी सिसु मारगिरी थी। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बातें हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उस समय 16 जनपद थी जहाँ पे राजा का अधिकार, राजा वहाँ पे रहता था, यानी कि राजा के अधिकार क्षेत्र में वो जनपद थी। और ये जो 8 गण संघ का बात है, यहाँ पे कोई राजा नहीं था, कोई राजा नहीं था। तो यहाँ पे लोग राजाओं को चुनते थे और वहाँ पे एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था और उनके अधिकार क्षेत्र में वो राज किया करते थे।
तो जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें यही बताया जाता है कि किसी राज्यों में एक राजा का अधिकार था, उसे जनपद कहा जाता है, और किसी एक राजा का अधिकार न था, उसे संगगण कहा जाता था। तो कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन व्यवस्था में पहली बार शासन व्यवस्था पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी यहाँ पे नहीं मिलती है दोस्तों। तो बाबा साहब कहते हैं कि हमें विशेष जानकारी नहीं है, हम नहीं जानते कि वहाँ प्रजातंत्र अथवा लोगों का शासन था। कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं कि वहाँ प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चयपूर्वक कह सकते कि शाक्यों के जनतंत्र में कोई राज परिवार थे और एक दूसरे के बाद क्रमश शासन करते थे। तो बाबा साहब इसे कहते हैं राज परिवार का मुखिया राजा कहा जाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन राजा बनने की बारी थी। तो शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व के कोने में एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराज्यिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिमाण यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य स्वतंत्र राज्य रीति से अपने कुछ शासकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। उसी समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य ही ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजित और मगध नरेश बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन हैं। तो दोस्तों ये कुल पढ़ने के बाद हमें ये पता चला रहेगा कि भगवान बुद्ध के कुल में लगभग हमें ये पता चलता है कि भगवान बुद्ध का जो कुल है शाक्य गण संघ से है। शाक्य गण संघ में कोई एक राजा नहीं था, तो राजा हर बार बदलते थे। ये हमें नज़र में आता है कि राजा हर बार बदलते थे, और ईसा पूर्व छठी शताब्दी के पहले इस भारत में कोई एक राज्य संपन्न, एक प्रभाव संपन्न राज्य हमें देखने को नहीं मिलता है। तो लगभग हमें ये पढ़ने को मिलता है दोस्तों, उस समय 16 जनपद थी और 8 गणसंघ हुआ करती थी। तो 16 गणपदों में कौन सा गणसंघ था? तो एक था अंग, काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, उसके बाद आता है कुरु, पांचाल, मल्ल, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज आता है। उसके बाद 8 जो गणसंघ थे उसमें हमें यह नज़र में आता है कपिलवस्तु के शाक्य थे, पावा तथा कुशिनारा के मल्ल थे, वैशाली के लिच्छवी थे, मिथिला के विदेह थे, रामाग्राम के कोलिय थे, आणि अल्लकप्प के बुली थे। तो ये सारे बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते। तो वहाँ पे कलाम थे, कलिंग, पीपलवन के मौर्य तथा अभंग लोग थे, जिनकी राजधानी उस समय सिसुमारगिरी थी। तो ये हमें ये सब देखने को मिलता है दोस्तों कि इसके बारे में जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस समय राजा का जिस अधिकार क्षेत्र था दोस्तों, तो उसे जनपद कहा जाता है, और जिस जगह पे राजाओं का अधिकार नहीं था लेकिन वहाँ पे शासन काल जो है वो अलग अलग लोग उन पे राजा का अधिकार मिलता था और कई सालों के बाद वो चेंज होता था। तो ये लोकशाही प्रणाली का गणतंत्र है, और हमें ये पता रहेगा कि भारत का फर्स्ट रिपब्लिकन, जिसे हम पहला रिपब्लिकन गणसंघ जिसे कहा जाता है, उसे वैशाली की लिच्छवी वैशाली के लिच्छवी जो थे उनको पहले रिपब्लिक कहा जाता है। तो दोस्तों ये रिपब्लिकन की जो भावना है हमें यहाँ से देखने को मिलती है। तो दोस्तों ऐसे ही आगे भगवान बुद्ध और उनके धम्मों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपको कैसा लगे इसकी जानकारी ज़रूर देने के लिए मत भूलना। इसकी जानकारी देते रहिए, और वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो दोस्तों इसको लाइक करो, इसको कमेंट करो और इसको शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में भगवान बुद्ध के पूर्वज कौन थे इसकी जानकारी लेने की। तब तक सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।